Hello everyone, I am Kavya, a first year MBBS student in AIMS New Delhi. So our today's topic is how to analyze a mock test. So I know everyone thinks that mock test सबसे important होता है. हाँ, सबसे important होता है mock test देना. बट वो आपकी जो सक्सेस की जो लैडर है उसका फर्स्ट स्टेप है. उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है मॉक टेस्ट देने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है एनालाइज करना. अगर आप अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं उस मॉक टेस्ट को देने का. उसको एनालाइज करना. उसके बाद भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है उसको अप्लाई करना. एनालाइज करके अगर आप बैठ गए कोई फ़ायदा नहीं है ना, अप्लाई भी करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू एनालाइज अ मॉक टेस्ट. आपको पहला एक पेपर लेना है, उस पर ऐसा एक चार्ट बना देना है. लेट्स से आपके मॉक टेस्ट में सो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट में आपको लिखना है राइट, रॉन्ग, अनअटेम्प्टेड, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस. मान लो लेट्स से आपके फिजिक्स में 40 राइट हुए, आपने 3 रॉन्ग कर दिए, 2 अटेम्प्टेड थे. केमिस्ट्री 41 राइट हुए, ये 2, ये भी 2. आई एम डूइंग इट रैंडमली. सो जूलॉजी में अगेन 42 3 0 43 2 1 1. सो ये मान लो आपने ऐसे भरा अपने पेपर के बाद. सो अब आपको इसमें ये एनालाइज करना है कि मैंने फिजिक्स का पेपर दिया, लेट से आप पूरा नहीं पढ़ के गए थे, तो उसमें से कोई आपने फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर छोड़ दिया, मॉडर्न फिजिक्स का कोई भी डुअल नेचर ऑफ लाइट छोड़ दिया, उसमें से आपके 2 क्वेश्चन आए, आपने 2 अनअटेम्प्टेड रख दिए. सो ऑल्दो आपने अनअटेम्प्टेड रखे उसको, बट इट डजेंट मीन ना कि वो सही हो जाते है. तो ऑल्दो वो रॉन्ग में ही करेक्ट. तो रेक्टिफाई अपन दोनों को करना है. ये चीज़ें फिलहाल आप भूल जाओ. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक. ये वाला जो बॉक्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं आपको सबसे पहले उन्हें सुधारना है. सो मान लो आपका जो भी 3 क्वेश्चन रॉन्ग हुए उसमें आपको देखना है कि अच्छा ये जो टॉपिक था ये रीज़न क्या था मेरा गलत होने का. अगर वो रॉन्ग हुआ है, देखो अनअटेम्प्टेड तो बेसिकली सिंपली मीन्स कि आपने वो अटेम्प्ट ही नहीं किया, वो आपको आता ही नहीं है, आपको उसका कोई आइडिया ही नहीं है. रॉन्ग हुआ मतलब आपको आइडिया तो था बट गलती हुई कहाँ पे. तो आप अपनी वीकनेसेस में यू हैव टू राइट कि अच्छा ये वाला जो टॉपिक था डुअल नेचर में से मेरे ये वीकनेस है, ये मेरी वीकनेस है, लेकिन उस चैप्टर में से ये मेरी स्ट्रेंथ है. जब आप एनालाइज करोगे फिजिक्स को तब आपको स्ट्रेंथ भी लिखना है. ऑल्दो ये जनरली लोग लिखते नहीं है बट ये भी इंपॉर्टेंट है. सो वो जो 3 क्वेश्चंस थे, लेट्स से आपका गलत करने का रीजन था सिली मिस्टेक. किस तरीके से सिली मिस्टेक आपको ये भी लिखना है. स्टूडेंट्स अगर आप कोई गलती कर रहे हो, मैं तो यही कहूँगा नीट से पहले मॉक टेस्ट में जितनी गलती कर सकते हो भर भर के गलतियाँ करो. मतलब ऐसा हो जाना चाहिए कि नई गलती हो ही नहीं रही है. सारी जितनी भी दुनिया में सारी गलतियाँ जो पॉसिबल है पेपर में हो सकती है सारी कर दो पहले ही, फिर उसको रेक्टिफाई करो ताकि नीट में आपकी कोई भी दिक्कत ना हो. नीट में अगर 650 और 720 के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ये सेम ही है. 650 से 720 का जो पाथ है वो इस ग्रिड से होके ही जाता है. अगर आपको वो हटाना है तो आपको सिली मिस्टेक नाम की जो चीज़ है इसको जितना आप मिनिमाइज कर सको आपको वो करना है. सिली मिस्टेक कैन बी एनी, कोई भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है. मान लो हड़बड़ाहट में मैंने क्वेश्चन की वैल्यू गलत पढ़ ली, मेरे को वी दिया हुआ था और टाइम दिया हुआ था, दोनों की वैल्यू थी, इसकी थी 4 मीटर पर सेकेंड, इसकी थी 3 सेकंड, दोनों को उल्टा रख दिया, टाइम को वेलोसिटी की जगह रख दिया फॉर्मूला में, वेलोसिटी को टाइम में रख दिया, आंसर पूरा गलत आया, क्वेश्चन में कबाड़ा हो गया. वो सिली मिस्टेक हो सकती है. ये हो सकता है कि टाइम से मैनेज नहीं किया, लास्ट में क्वेश्चन छूट ही गया. अनअटेम्प्टेड में वो भी आ सकता है बट वो फिर कंप्लीट डिफरेंस हुई है. सिली मिस्टेक ये हो गई. दूसरा, अगर मैं यूनिक तरह की सिली मिस्टेक्स करता था, क्वेश्चन सी गलत, पूरा क्वेश्चन गलत पढ़ दिया, लास्ट का क्वेश्चन हड़बड़ी में छूट ही गया, ध्यान ही नहीं रहा, क्वेश्चन दिया हुआ भी था वहाँ पे, एंड सॉल्व गलत कर दिया. 8/3 2. इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है पेपर के टाइम पे कि 8/3 2 हो रहा है. 8 मतलब कुछ भी स्क्वायर, 8 का 2 का क्यूब 6. ये होता है पेपर में जब आप स्ट्रेस्ड होते हो. तो आपकी वीकनेसेस में सिली मिस्टेक नहीं आती है. तो बट स्टिल आपको एक अलग से ऑप्शन बनाना है सिली मिस्टेक का. साइड में, पेपर के साइड में आपको लिखना है इस पेपर में आपने सिली मिस्टेक कितनी अलग अलग वैरायटी की है. बहुत वैरायटी की होती है. मैं तो जब पेपर देता था तो बहुत यूनिक तरह की सिली मिस्टेक्स पता चलती थी. मेरी फ्रेंड्स की भी अलग ही भयंकर सिली मिस्टेक्स होती थी. तो आपको नोट डाउन करना है ये सिली मिस्टेक, ये रीज़न था. मान लो इस पेपर में 3 हुई आपकी सिली मिस्टेक्स. ये फिजिक्स का नहीं है, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, सबका. जो सिली मिस्टेक्स हुई है पेपर से पहले अच्छे से पढ़ के जाना है कि अच्छा ये चीज़ें हुई थी, अगली बार ध्यान रखना है. अगली बार पेपर पलटने से पहले देखना है अच्छा कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया. अगली बार फॉर्मूला में पेपर जो वैल्यू पुट करने से पहले ये ध्यान रखना है अच्छा वी की जगह वी ही रख रहा हूँ ना, टाइम की वैल्यू तो नहीं रख रहा. अगली बार 2 का क्यूब करने से पहले ध्यान होना चाहिए क्यूब कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा. सो आप जितना ज़्यादा उस टाइम पे प्रेजेंट रहोगे, सबसे ज़्यादा जैसे
मैं बता देता हूँ, जूलॉजी में, बॉटनी में सबसे ज़्यादा गलती कहाँ होती है? क्वेश्चन पढ़ने में। नॉट इनकरेक्ट, करेक्ट, ये सब चीज़ों में गलती होती है। तो अगर आपकी इनमें सिली मिस्टेक हो रही है, मेजरली आपकी सिली मिस्टेक होगी गलत पढ़ना, तो अगली बार से सिली मिस्टेक को आप रेक्टिफाई कैसे करोगे इनका? अच्छे से उस चीज़ को पढ़ने से। क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से पढ़ो, एकदम शांत दिमाग से पढ़ो, 2 सेकंड ज़्यादा लगेंगे लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर करेक्ट ही होगा। अगर आप गलत पढ़ने की वजह से यहाँ से उस क्वेश्चन को उठा के यहाँ ला रहे हो, रॉन्ग अगर आपका हो गया, सच बता रहा हूँ बहुत दर्द होता है, क्योंकि आपका जो सही हुआ है उसमें से वो नंबर खा के जाता है। अनअटेम्प्टेड तो छोड़ो, कुछ नहीं, मतलब नहीं किया। ये वाला क्या है, सही आ रहा था फिर भी हमने गलत कर दिया, अब उसकी वजह से जो स्कोर, जो हमारा आंसर हमने निकाला दूसरों में, उसमें से तुम्हारा वो खा के जाएगा रॉन्ग। सिली मिस्टेक्स इंप्रूव करनी है। मैं फिजिक्स का आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ, बट आपको ये चीज़ सबके साथ करनी है। केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, सब में आपको स्ट्रेंथ लिखनी है, वीकनेस लिखनी है। आपकी जो भी, अब आपने लिख दिया, पूरा बना लिया, अब आपको अपनी वीकनेस सबसे पहले उठानी है और आपको देखना है, अच्छा ये वाला जो टॉपिक था ये तो मेरा पूरा वीक है क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं। या तो आपका अनअटेम्प्टेड का रीज़न होगा वो, या तो फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट ही, आपको वो कॉन्सेप्ट आपको लगता था आपको आता है बट वो नहीं आ रहा आपको सही से, तो आपने वीकनेस में उसको लिखा। और अब आप हर टेस्ट के बीच में, जनरली आई वुड रिकमेंड कि डेली टेस्ट नहीं दो, 1 से 2 दिन का बीच में गैप लो और उसमें आप अपनी वीकनेस रेक्टिफाई कर रहे हो, आप अपनी स्ट्रेंथ देख रहे हो, अच्छा हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी वो 1-2 दिन बीच में गैप में आप रिवाइज कर रहे हो, आप स्ट्रेंथ को ऊपर ऊपर से देख लो कि अच्छा हाँ ये तो मेरी स्ट्रेंथ है, ये मुझे ठीक ठाक आता है, इसमें मुझे अपना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। वीकनेस में टाइम दिया, अब स्ट्रेंथ से क्या फ़ायदा होगा? नेक्स्ट टाइम आपने पेपर दिया, फिर से आपने एनालाइज किया, पता चला ये वाली स्ट्रेंथ थी वो तो उठ के वीकनेस में आ गई, तो आपको ये ध्यान रहेगा, अच्छा अब ये स्ट्रेंथ वीकनेस में चली गई है, मतलब मुझे इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। सो बेसिकली इससे पहला तो आप इफेक्टिवली पढ़ पाओगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको फिर से रिवाइज करना है, पूरा थोड़ी उठाओगे सिलेबस। आप फिजिक्स पूरी मान लो रिवाइज करने बैठे, तो आपके दिमाग में होगा ना कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, मुझे अपने टाइम का अराउंड 90% इसमें देना है। मैं सिलेबस उठा रहा हूँ रिवाइज करने के लिए, मुझे 90% इसमें देना है, मुझे सिर्फ 10% इसमें देना है। और अगर लास्ट में आते आते ऐसा है कि आप बहुत अच्छे हो गए पढ़ाई में, आपको मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कांस्टेंट है, हमेशा बढ़ती ही जा रही है, आप विद टाइम, ट्रस्ट में, आप सिर्फ 5% टाइम दोगे इसको और उससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होगी। सो अगर इस तरह से आप पेपर पूरा एनालाइज करोगे, उसके बाद ही आई थिंक कुछ एफर्ट्स निकल पाएंगे, क्योंकि सिंपली टेस्ट दे के आगे उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। और लास्ट टाइम में एक दिक्कत होती है दैट हमारा स्कोर आ रहा है 600, किसी का आ रहा है 700, 600 वाले को बुरा लगता है मेरे 700 क्यों नहीं आ रहे। अगर आप कोई ऐसा स्टूडेंट या कोई ऐसे इंसान से पूछो जिसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, वो यही कहेगा 600 इज़ बेटर देन 700। आई नो सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि ये क्या बोले जा रहा है, बट हाँ 600 इज़ बेटर, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है चीज़ें सॉल्व करने की। मान लो 600 वाला पेपर में गया, आपने, जो 600 वाला इंसान है उसने पेपर से पहले ही सारी गलतियां कर ली, पेपर में गया नई गलती कोई सामने आई नहीं रही, उसके दिमाग में है अच्छा सिली मिस्टेक्स मेरी ये थी, उससे पहले वो अपनी वीकनेस से सारी सुधार चुका है, पेपर में जाएगा उसके पास कोई कमी रहेगी नहीं, वो अच्छे से पेपर दे आएगा। 700 वाला गया, वो नई सिली मिस्टेक करके आ रहा है, क्योंकि पेपर के टाइम तो उसकी सिली मिस्टेक होती ही नहीं थी, नीट के पेपर में सिली मिस्टेक करके आ गया। सो ये इंसान घाटे में। तो अभी अगर आप अच्छा मैं ये नहीं कह रहा आप में से बहुत से होंगे जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं खराब चल रहा है आपका, बट हाँ जो 600, 620 या उससे भी लो चल रहे हैं उनके पास एडवांटेज है खुद को इम्प्रूव करने का। सो आप इस चीज़ पे फोकस करो कि आप कितना ज़्यादा अभी लास्ट टाइम पे रिवाइज कर पाओ। अभी मॉक टेस्ट दिया, जो आपको टाइम मिलेगा, आपको एनालिसिस करने के बाद जो आपकी पढ़ाई होगी वो पूरा इस एनालिसिस, इस चार्ट के बेसिस पे होनी चाहिए कि अच्छा अब मैं उठाऊंगा फिजिक्स, रैंडमली नहीं पढ़ना है, वीकनेसेस का चार्ट तैयार है वहाँ से पढ़ो, स्ट्रेंथ आपके पास है उसको कम टाइम दो। क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में जब मैंने बहुत से टेस्ट थे, 2-3 टेस्ट आई थिंक एनालाइज नहीं किए थे, मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट एनालाइज किए थे, तो जिन टेस्ट में मैं एनालाइज नहीं करता था ना, उसके बाद जो मेरे को 2 दिन का टाइम मिलता था, जैसे मैं मंडे को टेस्ट दिया फिर अगला टेस्ट मेरा थर्सडे को, तो जो 2 दिन का टाइम होता था उस टाइम में एकदम ऐसे अलग ही खोया हुआ रहता था कि यार अब मैं इसमें करूँ तो करूँ क्या पेपर का। मेरे को तो ऐसा लगता था कि हाँ यार ये जो गलतियाँ हुई है वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, जैसे तैसे कर लेता था, उसके बाद जो अगला पेपर होता था वो खराब जाता था। द ओनली रीज़न वाज मैं एनालाइज नहीं किया, वो जो 2 दिन मैं अपना टाइम, पता चला मैं अपनी स्ट्रेंथ को अपना 50-50 दे रहा था, मैं अपनी वीकनेस को भी उतना ही टाइम दे रहा हूँ, स्ट्रेंथ को भी उतना टाइम दे रहा हूँ। यार इसको इंप्रूव करके क्या कर लोगे तुम बताओ। जब जो क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हें, जो फिजिक्स में तुम्हारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो केमिस्ट्री में क्वेश्चन तुम्हारे आ रहे हैं, वो ऑलरेडी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है, तो तुम उसको और ज़्यादा 50% सेम अमाउंट ऑफ इंपॉर्टेंस दे के कुछ नहीं होने वाला उससे, आप अपना टाइम बर्बाद करोगे।
तो ट्राई टू गिव वीकनेसेस मोर टाइम। और हाईलाइट, एक अलग से एक और सेक्शन बनाओ हाईलाइट्स का, उसमें खुद को आप अपना एक स्कोर कार्ड काइंड ऑफ बनाओ एज अ थर्ड पर्सन। अगर आप कोई, मान लो आप खुद के टीचर हो, आप अगर खुद के टीचर होते तो आप इसमें क्या लिखते, अच्छा ये टेस्ट तो सिंपल था, ये टेस्ट मैंने बिना पढ़े दिया था, नहीं बिना पढ़े तो कहा, मतलब बिना पढ़े दिया था। मान लो ये टेस्ट में ना मैं बीमार पड़ गया था, ये टेस्ट से पहले मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, इस पेपर के बीच में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, इस पेपर से पहले मैंने ये गलती कर दी। ये हाईलाइट्स बना के रखो। अगला टेस्ट जब आप देने जाओ, पहली बात तो जब आप रिवीजन करोगे, अब अगले टेस्ट के लिए जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तब इसको लेके बैठना है। और जब आप टेस्ट देने जाओ उससे पहले ये तो ध्यान ही रखो, जो भी 650 प्लस वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं या 600 प्लस भी, भाई ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है लास्ट टाइम पे, ये बहुत दुख देगा। तो जितना ज़्यादा कम कर सकते हो इस चीज़ को उतना ज़्यादा कम करो। सिली मिस्टेक जितना ज़्यादा उस पेपर के टाइम आप फोकस रहोगे, पेपर के टाइम में सिली मिस्टेक का मेजॉरिटी रीज़न तो मैं कहूँगा स्ट्रेस होता है, बहुत बार ओवर मोटिवेशन या ओवर कॉन्फिडेंस भी सिली मिस्टेक का रीज़न होता है, बट वो कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो है। बट मेजॉरिटी द रीज़न इज़, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेज द रीज़न इज़ कि मैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था पेपर के बीच में, इसलिए सिली मिस्टेक हो गई। अब आप जैसे जैसे पेपर देते जाओगे, जैसे जैसे आप उस टाइम पेपर के टाइम एक्टिव रहोगे, अपने माइंड को जितना ज़्यादा फोकस कर पाओगे, हर किसी को लगता होगा कि मैं पेपर करते टाइम ना, मान लो क्वेश्चन पढ़ा, देखो मैं ये तो नहीं कहूँगा, मतलब अलग अलग स्टेप्स होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। पहला होता है क्वेश्चन पढ़ना, पहला हमने क्वेश्चन पढ़ा, दूसरा क्वेश्चन समझा, तीसरा उसको अप्लाई करा फॉर्मूले में, फिर सॉल्व करा, फिर रिजल्ट आया। मोटा मोटी पाँच में इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब कहीं भी किसी भी स्टेप पे गलती हो सकती है। अब ये थोड़ी है कि आप हर एक स्टेप, हर एक क्वेश्चन करते टाइम, मान लो आपने कोई भी क्वेश्चन उठाया, ज़रूरी थोड़ी है कि उस क्वेश्चन में आप ये जो भी 5 पॉइंट है उनमें अपना 100% फोकस रहोगे। पता चला आप पढ़ते टाइम ना अपना दिमाग 70% ही फोकस रखते हो, बाकी के स्टेप करते टाइम आप 100% फोकस रहते हो। पता चला उसकी वजह से सिली मिस्टेक हो रही है, अगली बार जब आप करते रहोगे आपका माइंड एक्स्ट्रा अलर्ट होगा, अच्छा पिछली बार ये जो गलती हुई थी उसका रीज़न ये था क्योंकि यहाँ मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, आपका फोकस बढ़ जाएगा उस टाइम पे। हमें लगता है कि हम हर एक पॉइंट पे 100% दे रहे हैं अपना, नहीं देते, ये रियलिटी है। किसी ना किसी आप सॉल्व करते टाइम आप, हाँ मैथमेटिक्स है सॉल्व कर, फिजिक्स में ऑलरेडी, मतलब फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें जो सॉल्व करने वाला पॉइंट आता है, या तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आप एकदम रहते चिल रहते हो कि अच्छा हाँ यार ठीक है तो हो जाएगा, 2 का क्यूब आप 6 करके आओगे। तो अब अगली बार से जब भी आप सॉल्व करोगे आपको ध्यान रहेगा पिछली बार मैंने इतनी घटिया गलती की थी, मैंने फ्री के नंबर खो दिए, द ओनली रीज़न वाज ये गलती हो गई मुझसे। तो आप इस टाइम पे शायद आप 120% फोकस रहोगे। लास्ट में आपको टोटल भी लिखना है, मेरे इतने क्वेश्चन करेक्ट थे, मेरे 166 क्वेश्चन सही थे, मेरे 9 क्वेश्चन गलत थे, मेरे 5 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। तो अगली बार से आपको ये ध्यान रहेगा ना कि हाँ ये ग्रेड बनाना है, ये वाला ऑल्दो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ऊपर वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देख के शायद आप डिमोटिवेट भी हो जाओ पेपर से पहले, या शायद मोटिवेट भी हो जाओ, एनालाइज करो अपना, बट एनालिसिस कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, लेकिन सिर्फ एनालिसिस करके नहीं रुकना है, प्लीज़ इसके बाद भी आगे बढ़ो, इस चीज़ को अप्लाई करो अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को। अगेन टाइम का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, एंड या इट्स कंप्लीट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप इट रियली हेल्प्ड, एंड थैंक यू सो मच, बाय।